हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है बैटरी का। सेल जो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़े थे उसकी, फिर उसके बाद हमने मीटर भी देखा, पोटेंशियोमीटर है ना, पोटेंशियोमीटर की पहली एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, ये सब देख लिया था। दिस वन इज द सेकंड एप्लीकेशन, और सेकंड एप्लीकेशन है वो भी आपकी बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन 3 मार्क में पूछा जाने वाला है ना, और पूछा भी गया है ना लास्ट ईयर में, तो रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन है ना। तो आप 10 साल के पेपर उठा लीजिए, तो उसमें 2 बार आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, वो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो वही फिगर है जो आपने लास्ट में यूज की थी। अब उसमें जो सेटअप है वो ऊपर का ही बदला हुआ है ना। अगर मान लो कि लास्ट फिगर में आपको दिखाऊं तो ये रही, देखो, तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल हमने ये देखा था। उसमें देखो, ये तो नीचे का पार्ट तो आपका पोटेंशियोमीटर है, तो क्या चेंज होगा, ऊपर का ही पार्ट चेंज होगा ना, इतना वाला, ये इतना पार्ट आपका चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। तो आप सेकंड में देखिए अब यहाँ पर, है ना, तो जो मेन फिगर हमें ये बताई गई है ना। तो ये आप प्रैक्टिस भी करना फिगर ड्रॉ करने की, क्योंकि बार बार यही होता है कि आपका एक बार फिगर देख लेते हैं, ड्रॉ करने का ट्राई नहीं करते, उसमें टाइम चला जाता है ना। तो एक बार ये जो फिगर है उसको आप ड्रॉ करने का प्रैक्टिस भी कर लेना साथ साथ में। चलिए, तो देखते हैं। आपको कहा गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इसका मतलब कि मेरी फिगर में एक ही सेल होना चाहिए। जैसे वहां पर कंपैरिजन करनी थी तो 2 सेल लगाए थे, यहाँ पर हम एक ही सेल लगाएंगे क्योंकि एक ही सेल का यूज करना है और उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप अकॉर्डिंग टू फिगर देख सकते हैं कि उसमें एक सेल लगाया हुआ ये रहा, उसके ऊपर उसने एक की लगाई हुई है K2, है ना, यहाँ पर K1 लिखा हुआ है। K1 जो है ना वो आपकी ऑक्सिलरी सर्किट के साथ लगी हुई है, क्योंकि हर बार आपका पावर चालू रहे वो ऐसा नहीं होता ना। आपके फैन जो होता है घर में, तो फैन या फैन है या फ्रिज है, टीवी है, तो 24 घंटे थोड़े चालू रखते हैं, उसके लिए तो आप स्विच लगाते हैं ना बंद चालू करने के लिए। तो सर्किट की भी ऐसा ही है कि 100% आप 24 घंटे पावर सप्लाई पे रखे, ऐसा नहीं होता है। तो जब काम होगा तभी तो चालू करेंगे, तो उसके लिए ये स्विच यूज होती है वहां पर। हाँ, तब जब काम होगा तो हम उसको स्टार्ट करेंगे, जब काम नहीं होगा तो हम उसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पर जो स्विच है K2, ये भी काम की है। ये क्या करेगी, तो उसके बाजू में एक रजिस्टर बॉक्स रखा हुआ है। रजिस्टर बॉक्स मैंने आपको कल बताया था, है ना, एक डब्बे जैसा पार्ट होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस में रेजिस्टेंस लगाए होंगे, है ना, की के टाइप के, और आप उसमें से एक एक करके निकालते जाइए अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो आपके वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो उसके हिसाब से सेट होती जाएगी ना। प्रैक्टिकल लैब में आप जाएंगे तो वो देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये रजिस्टर बॉक्स लगाया गया है। अब करना क्या है इसमें, वैसे ही कहानी है फिर से, है ना, लेकिन डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है इसमें, 4-5 स्टेप बढ़ जाते हैं। बाकी कोई है नहीं, फॉर्मूला भी आपको अभी के अभी याद हो जाएगा, है ना, इतना टफ भी नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले करना ये है कि आपको ये जो K2 है ना उसको ओपन करो, है ना, स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको K2 की को करना है ओपन। तो मैंने K2 की को ओपन कर दिया। इसका मतलब कि अब जो सर्किट में है वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी लगी हुई है। इसका मतलब ऐसा हुआ ना, अब सर्किट में आप ऐसा बता सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो बैटरी लगी हुई है, बैटरी के अलावा कुछ लगा नहीं है यहाँ पर, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ बैटरी लगी हुई है। अब K2 ओपन कर दिया है। अब सेल लगा हुआ है, फिर से एक जो पॉइंट है उसका सेल का, वो गैल्वेनोमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है वो आपकी जॉकी के साथ। अब आपने घुमाना चालू किया, चालू किया, कहाँ पहुंचे आप, N1 पर, है ना। नीचे लगी होती है स्केल, तो आपको वो भी पता है, तो आपने स्केल से वो लेंथ मेजर कर ली। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा AN1, उसकी लेंथ में नाप लेता हूँ, वो है आपकी L1। बताओ फॉर्मूला क्या होगा अब इसका, क्या फॉर्मूला लिखूं मैं इसका, बताइए। कल जो लिखा था वैसा ही फॉर्मूला है, याद कीजिए। E इज इक्वल टू KL1, यहाँ पर याद कर लीजिए। वहां पर हमने लिखा था ना E1 इज इक्वल टू KL1, E2 इज इक्वल टू KL2, है ना। प्रिंसिपल क्या है इसका, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। और करंट जीरो किया, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो आया, उसको हम कहते हैं नल पॉइंट, है ना। ये भी आप याद कर लो, नल पॉइंट आ रहा है आपका N1 पर, तो उसका मतलब V इज इक्वल टू E माइनस IR में आपका करंट जीरो, इसका मतलब V है आपका E। तो V के बदले में क्या लिख सकता हूँ, E, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। प्रोपोर्शनल तो कोई ना कोई कांस्टेंट रख दिया मैंने, वो रखा आपका K, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो E इज इक्वल टू KL1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 2, ये प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करते हैं उसके स्टेप लिखता हूँ। स्टेप 2 में आपको करना है K2 क्लोज।
अब मैं K2 स्विच को क्लोज कर देता हूँ। इसका मतलब कि आपका जो रजिस्टर बॉक्स है वो अब वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। अब ऐसी कंडीशन हो गई, आपका नीचे सेल भी लगा हुआ है, सेल के साथ ऊपर एक्स्ट्रा रजिस्टर भी लगा हुआ है ये वाला। तो इसका मतलब अब जो मेजरमेंट होगा तो आपका टर्मिनल वोल्टेज V मेजर करेगा यहाँ पर। ये अब तो आपको पता है ना, ये पूरा V मेजर करेगा। जब आप मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं था तो उसने ईएमएफ मेजर किया, ये आपका आर नहीं था ना जब रजिस्टर बॉक्स, तब उसने ईएमएफ मेजर किया। अब तो रजिस्टर बॉक्स है तो मतलब वो सीधा टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेगा। तो फिर से हमने ए पॉइंट से घुमाना चालू किया, तो ऐसे घुमाते घुमाते गए और हमें एक पॉइंट मिला N2 जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हुआ, 0। तो N2 पॉइंट है आपका यहाँ पर नल पॉइंट बन जा रहा है। अब ये नल पॉइंट बन गया तो अब मुझे क्या टर्मिनल वोल्टेज सीधा मेजर हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला मेरा हो जाएगा KL2, इक्वेशन नंबर 2 है ना। बस अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मार दो डिवाइड, 1 डिवाइड बाई 2, सो वी कैन राइट E डिवाइड बाई V इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। अब इसमें कहीं भी मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, तो मेरा एम यही है कि मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। चलिए तो मैं इसके लिए क्या करूं, तो मैं E और V का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना चाहूंगा, है ना। अब ये जो फॉर्मूला है ना, मैं राइट साइड में कैलकुलेट करता हूँ कोने में। अब वो आपको एक्चुअल में जब भी आप थियरी लेके तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला आपके पास था, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V को हम क्या लिखते थे बताओ, कैपिटल आई आर, E माइनस आई आर। देखना ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, ऐसा हो जाएगा। इसमें से I कॉमन आ जाएगा तो मैं लिखूंगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, ये हो जाएगा, है ना। तो E के बदले में लिखूंगा I इंटू आर प्लस आर डिवाइड बाई कैपिटल V को तो मैं लिख ही सकता हूँ कैपिटल आई आर इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। चलो I से I कैंसिल, है ना। तो अब क्या होगा बताओ, ये R बाई आर 1 हो जाएगा, R को R से डिवाइड मारा, प्लस स्मॉल r को कैपिटल R से डिवाइड मारा, इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। तो ये हो जाएगा R डिवाइड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 माइनस 1। सो वी कैन राइट स्मॉल r इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 माइनस 1, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका कैपिटल R। देख लीजिए, तो ये आपका स्मॉल r जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका फॉर्मूला बन गया, है ना। तो लास्ट जो थी थियरी उससे थोड़ी बड़ी थियरी हो रही है ना, 2-4 आप एडिशनल सेंटेंस उसमें ऐड कर लीजिए तो आपके 3 मार्क यहाँ से पक्के हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3.10 आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जो रिटेस्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन 4 मार्क में आ चुका है ना। मैंने जैसे कहा तीसरे चैप्टर में 4 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क का पूछा जा सकता है और एक बार आ भी चुका है ना। तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, आसानी है, सीरीज पैरेलल रजिस्टर का है और कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है इसका। तो कहीं पर भी बीच में छोटी सी भी गलती हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3.10 उसने कहा है रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम ड्रॉज अ करंट फ्रॉम अ पोटेंशियोमीटर, है ना। पोटेंशियोमीटर की एक सर्किट दी गई ऐसी, और द पोटेंशियोमीटर हैज अ टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट ओम, है ना। 3.29 फिगर आप देख रहे हैं। और उसने कहा वोल्टेज V इज सप्लाई टू द पोटेंशियोमीटर, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि उस सर्किट ऐसी है, अगर मैं इसकी सर्किट ड्रॉ करूँ ना, इक्विवेलेंट सर्किट, तो ये V वोल्ट दिया है ना। थोड़ा समझने में टाइम लगेगा आपको। ये नीचे है रेजिस्टेंस आर नॉट, और बीच में आप देख रहे हैं ना, ये आर रेजिस्टेंस ऐसे जाकर ऐसे आधा आधा आ रहा है ना। तो आधा आधा आ रहा है मतलब ऐसे इस साइड R/2 है और राइट साइड R/2 है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? तो इसका मतलब मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पर, ये वाला आपका जो आर नॉट है ना, ये इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, R0/2 उसके साथ ये R/2, सॉरी R/2 नहीं, R0/2। ये एक बार थोड़ा करेक्ट कर लेना। देखिए ये R0 है ना, तो ये यहाँ से आपने स्प्लिट किया, मतलब लेफ्ट साइड कितना बचा, R0/2। यहाँ कितना बचा, R0/2। ये R कहाँ तक जुड़ा है, तो R देखो ये घूमकर यहाँ तक ही जुड़ा है, यहाँ तक। तो R0/2 के साथ पैरेलल में जुड़ा है। तो अगर इसकी इक्विवेलेंट में सर्किट ड्रॉ करूं, है ना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा पूरा क्या कहना चाहता है। तो R0/2 लेफ्ट साइड है, उसके साथ पैरेलल में जुड़ा है R, और उसके साथ R0/2 के साथ ये सीरीज में जुड़ा है दूसरा आपका R0/2, और ये सर्किट खत्म।
है ना, ये है इसकी इक्विवेलेंट सर्किट, है ना, दिख रही है आपके टिपिकल, लेकिन ये आसान सर्किट है इसकी, देखो आप, है ना। तो ये आपकी इक्विवेलेंट सर्किट मैंने ड्रॉ कर ली। उसने पूछा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस आर, मतलब नीचे वाला जो आर है ना, ये इसके अक्रॉस के वोल्टेज का इक्वेशन निकालिए। ये वोल्टेज का इक्वेशन निकालना है। तो क्या निकालेंगे बताओ, फॉर्मूला आपको पास है ना, V इज इक्वल टू सर आई आई आर। करंट निकालना पड़ेगा हाँ ना। हाँ, तो पहले तो करंट चाहिए, और आर कौन सा चाहिए बताओ, किसके बीच का आर चाहिए, इक्विवेलेंट, ये पॉइंट ये और ये दोनों पॉइंट। पैरेलल है, फिर वो हाँ सीरीज में आ जाएगा। हाँ, नहीं इसका ही चाहिए, आर आर बोल रहा हूँ ना मैं, ए पॉइंट यहाँ पर नाम दे दूं, ए बी, तो आर ए बी हाँ, चाहिए उसमें, ऐसे होगा ना फॉर्मूला। वी ए बी के बीच में कितना, तो तुम्हें पता है कि आर नॉट बाई टू के बीच का और आर के बीच का है, तो पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, सेम, तो ऊपर का वोल्टेज और नीचे का वोल्टेज तो सेम होगा, तो मुझे ऊपर का निकालू, नीचे का तो सेम होता है। एक तो ही ए बी के बीच का वोल्टेज आई करंट जो है वो तो सीधा जाएगा ही इसमें सीधा, और आर, आर किसके बीच का, ए और बी के बीच का, तो आर नॉट बाई टू और आर के बीच का जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो। और सबसे पहले तो आपको चाहिए करंट आई यहाँ पर, है ना, तो करंट आई निकालने के लिए इसका आर इक्विवेलेंट निकाला जाएगा, और आर इक्विवेलेंट के बाद V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला से करंट निकालेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा सा काम है थोड़ा, स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। चलो इक्विवेलेंट सर्किट में जल्दी से फिर से बना देता हूँ, V, फिर नीचे आर नॉट बाई टू, उसके साथ जुड़ा है आर, और उसके साथ सीरीज में जुड़ा है आपका आर नॉट बाई टू अगेन, और ये हो गया। बताओ सबसे पहले तो मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना चाहिए, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करूंगा, इसको मैं नाम देता हूँ आर डैश, है ना। आर डैश जो है आर नॉट बाई टू और आर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल का, बताओ क्या होगा। सर आर नॉट टू इंटू आर अपन आर प्लस आर बाई नॉट टू बाई इंटू टू। आर डिवाइड बाई आर नॉट बाई टू प्लस आर, क्या ऐसा होगा, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू फॉर्मूला, है ना, वो तो आपको याद ही है। चलो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लूं, आर नॉट इंटू आर डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई आर नॉट प्लस टू आर डिवाइड बाई टू, टू से टू कैंसल, कट जाएगा आर नॉट तो ये आर अपन आर 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 नॉट नॉट प्लस टू। डिवाइड बाई आर नॉट प्लस टू आर, ये बचेगा, है ना। हाँ यस सर। ठीक है, ये बचेगा, ये हो गया। फाइनल आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो फाइनल आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट आर डैश प्लस आर नॉट इसके बाई बाद टू, प्लस आर नॉट बाई टू। है ना। ये जो इसका आंसर निकला उसको मैंने क्या नाम दिया, आर डैश, तो ये हुआ आपका आर डैश, प्लस सीरीज में है सीरीज में। आर नॉट बाई टू, देखो खत्म। तो ये आपका आर इक्विवेलेंट निकला अभी, है ना, सिर्फ और सिर्फ अभी आर इक्विवेलेंट निकल रहा है। तो आर इक्विवेलेंट, चलो आर डैश क्या है आपका, आर आर नॉट अपॉन अपन आर नॉट प्लस आर टू नॉट आर प्लस टू आर प्लस प्लस आर नॉट बाई टू। आर नॉट बाई टू। अब इसको सॉल्व करना है अभी, देखो मैंने कहा ना टिपिकल है थोड़ा, बाकी कुछ है नहीं, अलग इसलिए पड़ रहा है कि ऐसे सर जनरलाइज उससे अच्छा आप लास्ट में ही डालते तो, ये आर डैश कंसीडर किया तो वही रहता तो, कौन सा। वो लास्ट में सीधा डालते, जब वोल्टेज निकालना तभी ये डालते तो सही रहता। हाँ नहीं, अभी से करंट आई थिंक निकालना पड़ेगा ना पहले, तो करंट निकालने के लिए तो तो आर इक्विवेलेंट फाइनल चाहिए ना पूरा, पहले तो नहीं, वो तो आपने आर डैश अरे कंसीडर सर किया वही रहने आर दो। डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करो, आर डैश को आर हाँ, डैश ही रहने दो, तो उसका एलसीएम लेगा तो टू आर डैश हो जाएगा, तो बड़ा ये लिखने की सब कुछ जरूरत नहीं लंबा और हो होती है। जाएगा। नहीं नहीं पॉसिबल ही नहीं है वो। मैं तो भी तुम्हें क्या आंसर कहता तो हूँ, उससे तो निकल ही जाएगा, फिर लास्ट में वो पुट कर देगा आर डैश की जगह लास्ट का आंसर में। आर इक्विवेलेंट मैंने दिला, चलो मुझे मेन करंट निकालना है ना पहले, तो समझो मैं करंट क्या निकालूंगा, V इज इक्वल टू आई आर निकालूंगा, सुनना ध्यान से, हाँ आई आर तो इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट होगा, तो मेन तो करंट चाहिए ना मुझे पहले, तो मेन करंट कहाँ से, इस V वोल्ट की बैटरी में से निकलने वाला करंट, मेन सोर्स में से, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। चलो V एज इट इज, बताओ आर इक्विवेलेंट वो तुम कह रहे हो ऐसे पुट कर देता हूँ, आर आर नॉट अपॉन सर इस आर नॉट प्लस टू आर प्लस आर नॉट बाई टू, क्या आप तो फिर से सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना इसको, देखो। अरे सर इधर ही पर पहले सॉल्व कर ले तो आर डैश के लिए ऐसा। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, आर इक्विवेलेंट पहले सॉल्व कर दो, इसको मॉडिफाई करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। मैं सर, मैं ऐसा बोल रहा कि आपने जो आर इक्विवेलेंट लिखा उसकी जगह आर डैश ही रहने दो, सिर्फ वहां पर वो आगे जो आपने कंसीडर किया वैसे ही रहने दो। और जब लास्ट में जब पोटेंशियल निकाले तब वहां पर उसकी आर डैश की वैल्यू रखना। ओके, उसको आर डैश ही नाम दे दो, ओके, इस पूरे को आर डैश हाँ नाम रखो ऐसा कह रहे हो, ओके। लेकिन हाँ, वो भी फिर से कंसिडर तो करना ही पड़ेगा ना लास्ट में, तुम समझो। अब मैं आर इक्विवेलेंट करंट निकालूंगा,
तो आर नॉट बाई आर डैश प्लस आर नॉट बाई 2 लिख दूं वहां पर, ऐसा बोले तो? हाँ वही लास्ट में वही रहने दो, आर डैश ही रहने दो, ये हाँ सब्स्टिट्यूट करने की कोई जरूरत ही है ही नहीं ना। हाँ चलो, वैसे अगर उड़ जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ट्राई कर लेते हैं। चलो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर डैश प्लस आर नॉट बाई 2 रखता हूँ। चलो मेन करंट निकालना है, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, सो वी कैन राइट आर इक्विवेलेंट तो निकल चुका है, करंट निकालना है, तो वी कैन राइट आई इज इक्वल टू V डिवाइड V बाई upon आर R इक्विवेलेंट, वोल्टेज V एज इट इज, आर इक्विवेलेंट तुम बोल रहे हो वैसे आर डैश प्लस आर नॉट R बाई naught 2। by 2 ओके तो ऐसे लिख LCM दिया। चलो, है ना? अब मतलब ये एलसीएम बेलसीएम लेकर आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको, है ना? तो 2 तो ऊपर चलिए, चला जाएगा 2v 2V डिवाइड V बाय डिवाइड बाई टू upon 2 आर R dash plus R naught 2 आर डैश प्लस plus प्लस आर। R आर नॉट। naught ओके, ये हो गया करंट। ये इक्वेशन नंबर, ये नाम देता हूँ इसको मैं, चलो 1 ही दे दो ना, कोई काम नहीं। चलो अब इसके नीचे का वो इक्वेशन जो है ना, ये आर, ये वाली सर्किट में आर के अक्रॉस में मुझे वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज अक्रॉस v मैं इज सीधा लिख इक्वल टू दूंगा आई ए आर। बी, तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज नथिंग बट करंट आई मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, और रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी है क्या आपका आर डैश, है ना? तो मैं वहां पर लिख दूंगा आर डैश, है ना? तो आर ए बी लिखो या फिर आर डैश लिखो, नहीं आर डैश हमने नाम दिया है तो हम आर डैश लिख देते हैं वहां पर, तो वी कैन राइट आर डैश, सो आई इज इक्वल टू नथिंग बट 2V 2 आर डैश प्लस आर नॉट मल्टीप्लाई बाई आर डैश। आर डैश कहाँ है, वैल्यू हमारी ये रही, आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस 2R, यहाँ से। ठीक है, बस अब सभी वैल्यू पुट करके मॉडिफाई कर दो, आपका आंसर आ गया 2V 2 आर डैश। चलो आर डैश की वैल्यू आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस 2R प्लस आर नॉट मल्टीप्लाई बाई आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट प्लस 2R, ये मल्टीप्लीकेशन में। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो वी ए बी ये मुझे लेफ्ट साइड का हटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी जरूरत नहीं है, ये सब मैं हटा देता हूँ। जगह खाली करते हैं सॉल्व करने के लिए इसको। चलिए क्या हो जाएगा बताओ, 2V ये डिवाइड बाई 2R नॉट प्लस आर नॉट ब्रैकेट में आर नॉट प्लस 2R, और नीचे जो बचेगा अपॉन R naught plus 2 आर R नॉट प्लस 2R मल्टीप्लाई बाई into आर नॉट डिवाइड बाई आर R नॉट प्लस naught 2R। plus 2 R ठीक है, बताओ क्या ये तो कैंसिल हो गया, आर नॉट प्लस 2R आर नॉट प्लस 2R ये ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर नीचे से ये कैंसिल हो गया। हाँ अब हाँ बचेगा आपका वी ए बी 2V आर नॉट डिवाइड बाई 2R नॉट, है ना? नीचे का ये टर्म लिख रहा हूँ, प्लस R आर naught आर नॉट है ना, तो मतलब आर नॉट का स्क्वायर प्लस 2R नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर नॉट, ये हो जाएगा। अब जो भी कॉमन निकल जाए निकाल दीजिए, बताओ क्या कॉमन निकलेगा इसमें? सर R naught square हाँ, आर नॉट ही कॉमन निकलेगा, आर नॉट स्क्वायर 2V आर नॉट, अरे हाँ है ना? तो यहाँ से कॉमन जो है 2R वो तुम्हारा इधर आर नॉट कॉमन 3 R निकलेगा, naught बचेगा 2R प्लस आर नॉट प्लस 2R नॉट ऐसे बचेगा, मल्टीप्लाई बाई हाँ 3 R naught आर नॉट। यहाँ से देखो कौन कौन कैंसिल हुआ, आर नॉट कैंसिल, हाँ फिर यहाँ से 2R नॉट और ये आर नॉट, 3 R naught हो जाएगा मतलब 2V, फिर ये R, एक मिनट है, V नॉट लिख दिया क्या? तो 2VR आर स्क्वायर हो गया ना यहाँ पर, ये R और ये R मतलब आर स्क्वायर आर नॉट डिवाइड बाई 2R प्लस 2R नॉट प्लस 3 आर R नॉट naught 3R नॉट, ये आंसर आ गया। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं है। चलिए एक मिनट, चलिए आगे से थोड़ा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कहाँ गलती है ना? इस स्टेप ऊपर वाले स्टेप इस स्टेप से करते हैं, शायद वो 2 बार लिखा गया है ना? तो चलो जल्दी से उसको मॉडिफाई कर देते हैं। देखो यहाँ पर वी ए बी इज इक्वल टू, ये देखो 2V तो एज इट इज डिवाइड बाई ये 2R नॉट एज इट इज प्लस
आर नॉट, ये नीचे वाला पार्ट देखना, आर नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, आर नॉट प्लस 2r, ये हो जाएगा आर नॉट प्लस 2r, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे जो बचेगा आपका आर नॉट प्लस 2r, ये बचने वाला है, ये वाला पार्ट, मल्टीप्लाई बाई आर नॉट तो एज इट इज, डिवाइड बाई आर नॉट प्लस 2r, है ना। ये तो आर नॉट प्लस 2r, आर नॉट प्लस 2r कैंसल, तो ये ऊपर बचेगा 2v आर नॉट। और नीचे वाले टर्म में से आप देख पा रहे हैं पहले और दूसरे में से आर नॉट कॉमन निकाल देता हूँ, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 2r प्लस आर नॉट प्लस 2r और बचेगा, है ना। आर नॉट से आर नॉट कैंसल, तो फाइनल आंसर इज 2vr डिवाइड बाई, यहाँ से देखो आर नॉट प्लस, ये बचेगा 2 और 2 4 हो गए, तो 4r, यस आ गया आंसर, ये है आपका आंसर, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर देना, है ना, 2 बार लिखा गया था वहां पर, बाकी ये आसान मेथड है, जल्दी से हो जाएगा। चलिए ये जो क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखना, है ना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है और एक बार आ भी चुका है एग्जाम में, है ना, तो ये प्रॉपर वे में उसको प्रिपेयर कर लेना। चलिए, तो अभी आपके छोटे छोटे पार्ट बचे हुए, है ना, बाकी जो मेन पार्ट थे आपके एग्जाम के रिलेटेड जो पूछे जाते हैं बार बार, वो आपके सभी मेन टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल और सब बचे हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट था आपका ओम्स लॉ, वो निपटा देते हैं। ओम्स लॉ ऐसा है कि आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। आपका जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है किसी भी कंडक्टर के बीच में। ये अगर मान लो कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर में से जाने वाली करंट आई और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी, है ना, कंडक्टर के दोनों एंड के बीच का डिफरेंस भी, वो जो पार्ट होता है वो वो वोल्टेज जो है वो डिफरेंस जो है प्रोपोर्शनल टू करंट आई होता है। और प्रोपोर्शनल हटाते तो कोई ना कोई कांस्टेंट बनता है, तो V इज इक्वल टू IR लिखा जाता है और रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू गिवन बाई V बाई I। तो आपको होमवर्क में रेजिस्टेंस का MLT फॉर्मूला बनाना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है ना। तो R का MLT फॉर्मूला बनाकर तैयार रखना, ये देख लेना एक बार, R का MLT आपको दे रहा हूँ मैं बनाने के लिए। अब बात आती है एक नया टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब आप जैसे ही लिखते हैं V इज इक्वल टू IR, तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आपको पता है, I इज इक्वल I इंटू आर। मैं ऐसे लिखता था रो L बाई ए, है ना, ये ऑलरेडी हम यूज भी कर चुके हैं। उसमें रो जो है आपकी रेजिस्टिविटी है, L जो है वो लेंथ ऑफ अ कंडक्टर है और A जो है वो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें। अब यहाँ पर एक नई डेफिनेशन आ रही है आपके लिए, है ना, जिसको कहा जाता है करंट डेंसिटी, है ना। यहाँ पर सुनना ध्यान से, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो करंट डेंसिटी इज नथिंग बट, करंट डेंसिटी को ऐसे J से डिफाइन किया जाता है, तो करंट पर यूनिट एरिया। अब ये करंट डेंसिटी डिफाइन क्यों की गई, है ना, ये करंट डेंसिटी देने का कारण क्या था। अब आप जैसे वायर पढ़ते हैं तो वायर आप यूनिफॉर्म पढ़ते थे अब तक, तो इसमें से जा रही है करंट आई, तो ये तो पूरे वायर में आई करंट जाएगी, तो आप तो यूनिफॉर्म पढ़ रहे थे। अगर नॉन यूनिफॉर्म वायर हुआ तो क्या होगा, अगर मान लो वायर यहाँ से बड़ा है, फिर आगे जाकर ये फिर छोटा हो गया वायर, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो एरिया यहाँ पर कांस्टेंट था, यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर तो एरिया चेंज हो गया। ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है ना। अगर मान लो वही आगे वाला एरिया, तो ये A1 है। तो जब भी एरिया चेंज होता है तब उसमें करंट का जो कैसे डिवाइड होता है वो भी तो चेंज होता है। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म वायर के लिए आपकी एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई है, जिसको नाम दिया जाता है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई A। इसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट भी पूछा गया है ना, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना। और इसको स्मॉल J से डिनोट किया जाता है, कैपिटल J कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर स्मॉल J लिखा हुआ है ऐसे। और ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन है वो यहाँ पर करंट की जो डायरेक्शन होती है वही J की डायरेक्शन होती है, ये भी याद रखना। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है ना। तो यहाँ से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब I बाई ए को V इज इक्वल टू, अब आपको ये भी तो फॉर्मूला पता है ना, ये वाला भी याद करो, V इज इक्वल टू ED। ED के बदले में EL लिखूंगा, लेंथ अगर कंडक्टर की L है तो V इज इक्वल टू EL लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ से लिखूंगा EL इज इक्वल टू I बाई ए, देखो ये I बाई ए, उसको मैं J लिखूंगा, तो ये J, फिर उसके बाद क्या बचा, तो सिर्फ रो और L बचा, है ना। तो बताओ L से L तो कैंसिल हो गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू J इंटू रो। देखो ये जो रो है ना वो रेजिस्टिविटी है, तो आपको एक याद होना चाहिए,
रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, उसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है ना। सिग्मा जो है वो आपकी कंडक्टिविटी है। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ यहाँ, तो अगर रो को दिखाना है तो मैं सिग्मा, J by है ना, sigma उल्टा कर दूंगा इसको, है ना। तो मैं क्या अब नया फॉर्मूला लिख सकता हूँ यहाँ से, J by इज इक्वल sigma टू सिग्मा इंटू ई, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी कहा जाता है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है एमसीक्यू में। बस यहाँ तक है।